हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 11th का अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। धीरे धीरे हम शॉर्ट में वीडियो बनाते आ रहे हैं और इसे पढ़ते जा रहे हैं। तो जी हाँ, आज तक हम पढ़ चुके हैं काफ़ी चैप्टर। तो आज हम जानने वाले हैं क्लास 11th के हमारे छोटे से टॉपिक द्रव्य के गुणधर्म के बारे में। जी एनसीईआरटी के हिसाब से हम करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य के गुणधर्म के बारे में। तो द्रव्य के क्या दो गुणधर्म होते हैं उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो द्रव्य के गुणधर्म होते हैं, द्रव्य आप पढ़ चुके हैं, पदार्थ है, मैटर है, वही द्रव्य है। हर वस्तु जो आप देखते हैं वह द्रव्य है। तो अब इसके गुणधर्म देखते हैं। हम इसके गुणधर्मों को दो रूप में देखेंगे। यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हम इसके रासायनिक गुणधर्म या आप कह सकते हैं कि भौतिक गुणधर्म, कोई भी देख सकते हैं। तो पहले आसानी के लिए मैं आपको भौतिक गुणधर्म बताता हूँ। पहले हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म, या फिर आप कह सकते हो कि भौतिक प्रकार से इसके क्या गुणधर्म होते हैं वह भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। इन दोनों प्रकार के गुणधर्मों को हम बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। तो भौतिक गुणधर्म वह होते हैं जिससे कि उसके अंदर की, जैसे इसके भौतिक गुणधर्मों की बात करें मार्कर की, तो यह सफ़ेद है, कुछ वाइट कलर है, चलता है, ब्लैक चलता है। इस प्रकार जो गुणधर्म होते हैं वही भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक गुणधर्म में हम कुछ मैटर को लेने वाले हैं। कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, पदार्थ, किसी भी पदार्थ को ले सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कोयला। सबसे पहले हम कोयला लेते हैं। तो कोयले के भौतिक गुणधर्म को पहचान कैसे करेंगे? क्या कोयले के अंदर किस प्रकार का संगठन है, कार्बन श्रृंखलाएं बनी हुई है, वह देखेंगे? जी नहीं। हम कोयले का क्या देखेंगे? रंग देख सकते हैं, उसका चख सकते हैं, उसको कैसा है टेस्ट में, यही देखेंगे ना। भौतिक गुणधर्म में यही पता चलता है। तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में हम देख सकते हैं, उसका कोयले का रंग देख सकते हैं, रंग कैसा है, काला है, सीधी सी बात है। उसके बाद उसका स्वाद भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का स्वाद होता है कोयले में। ये सब चीज़ें हम कोयले की देखेंगे। उसके बाद हम नए पदार्थ पे चलते हैं, हमारे नए मैटर पे चलते हैं। तो उसके बाद हम तेल ले लेते हैं। तो अब हम तेल की बात करें, तेल के क्या क्या गुणधर्म देख सकते हैं, किस प्रकार से उसकी मेकिंग हुई, ये सब नहीं देखेंगे। अब तेल में हम क्या देख सकते हैं? तेल में उसका क्वथनांक देख सकते हैं कि वह उबलता है, किसका क्वथनांक क्या होता है, क्या देख सकते हैं? तेल का क्वथनांक देख सकते हैं कि यहाँ इसका कितना क्वथनांक क्या होता है? वह पॉइंट जहाँ पर वो उबलने लग जाता है, क्वथनांक होता है। तो क्या तेल का गलनांक हो सकता है? तेल को हम किसी भी तेल को ले लो, पेट्रोल, डीजल, सरसों, वह जमता नहीं है। ठीक है, तेल का गुण ये होता है वह जमता नहीं है, बर्फ़ के रूप में नहीं बना सकते। जैसे पानी है तो उसको आप बर्फ़ बना लोगे, लेकिन तेल में ऐसा नहीं होता। तो वह सिर्फ उबलेगा। तो उसका क्या देखें हम? क्वथनांक देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक और हमारे पदार्थ की, जो जल है, जल को देखिए हम क्या करेंगे? जल जमेगा भी, पिघलेगा भी, गैस भी बनेगा। तो इसके हम क्या, किस किस चीज़ के बारे में जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्वथनांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, गलनांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसका गलनांक क्या है, किस बिंदु पर जाकर वह गल जाता है। उसका हिमांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस बिंदु पर जाकर वह क्या हो जाता है, कि किस अवस्था में आ जाता है कि वह ठोस अवस्था प्राप्त करनी शुरू कर देता है। ये सब अवस्थाएं हम देख सकते हैं कि इसमें पदार्थ के जो भौतिक गुणधर्म है उसमें अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम जान सकते हैं कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका वर्णन हम कर सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं रासायनिक गुणधर्म की तरफ। अब हमने भौतिक गुणधर्मों को अच्छे से जान लिया है, अब रासायनिक गुणधर्म जानते हैं क्या होते हैं, किस प्रकार से हम रासायनिक गुणधर्म में हम क्या देखेंगे कि उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक गुणधर्म के रूप में ले लेते हैं कि पहला उदाहरण लेते हैं नमी युक्त हवा। नमी युक्त हवा। अब जो ये नमी युक्त हवा है वह क्या प्रभाव करेगी? अगर हम यहाँ पे दो चीज़ ले रहे हैं, दो पदार्थ ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम लोहा और दूसरा ले लेते हैं सोना, गोल्ड। अब जो लोहा है उसको नमी युक्त हवा के संपर्क में रखते हैं। लोहे को क्या करें? नमी युक्त हवा के संपर्क में रखें, क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा ना। वहीं अगर सोने को नमी युक्त हवा के संपर्क में रखें तो जंग लगेगा? जी नहीं, जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगता है। यही क्या है, इन दोनों जो पदार्थ है इनके अलग अलग गुण हैं कि उनको नमी युक्त हवा के संपर्क में रखने पर क्या है, लोहा है तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन जो सोना है उसमें जंग नहीं लगता है। उसी प्रकार से हम नया उदाहरण ले लेते हैं, दहन करने पर क्या करते हैं? दहन कर देते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं, अर्थात उसको क्या देते हैं? दहन करने के लिए किस चीज़ क्या चाहिए?
ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना तो किस चीज़ का दहन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के बिना क्या नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ का दहन नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम दो चीज़ ले लेते हैं, दो पदार्थ ले लेते हैं, कह सकते हैं दो तत्व ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक तो हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजन की गैस होती है वो क्या होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, जलेगा, क्या होगा, जलेगा। लेकिन नाइट्रोजन नहीं जलता, नहीं जलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं जलेगा, नहीं जलता है यह जल्दी से। तो ये क्या, इन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के गुण है कि उनको दहन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इनके तीसरे गुण की बात कर लेते हैं हम। रासायनिक देख लिए, भौतिक गुण देख लिए, अब एक और बात कर लेते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके देख लेते हैं कि अम्लों के साथ किस प्रकार से यह क्रिया करते हैं, कि जो हमारे पदार्थ होते हैं अम्लों से कैसे क्रिया करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अम्ल से, आपकी आसानी के लिए मैंने भौतिक गुणधर्मों को ब्लैक पेन से, रासायनिक को ब्लू से, और जो हमारे अम्ल हैं उनको रेड से दर्शाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकती है। तो अम्लों से क्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आपको एक उदाहरण ही दे देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, और उसके साथ में उसका कंपटीटर लेते हैं हम कांच को, क्या ले लेते हैं, कांच। तो जैसे हमने जिंक है, जिंक की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जिंक की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिया होती है। और वहीं हम जो कांच है उसके अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती है या क्रिया नहीं होती है, ये भी लिख सकते हैं आप कहोगे सर हमें क्या पता जिंक के साथ क्रिया होती है और कांच के साथ। जिंक क्या, कोई भी धातु लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी धातु ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, ऐसे मतलब नॉर्मली आप इस चीज़ों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, आप जब भी आपकी प्रयोगशाला में गए होंगे तो प्रयोगशाला में आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर क्या जिंक, तांबा, लोहा, उनके जो बर्तन होते हैं, जो फ्लास्क हैं, ट्यूब है, बहुत से जो आपके मटेरियल है वो इससे बने होते हैं, जी नहीं, वो कांच से बने होते हैं। जो भी अम्लों को रखने का पात्र होता है वो किसका होता है, कांच का होता है। कांच का क्यों होता है, क्योंकि यह किसी भी अम्ल से, किसी भी क्षार से क्रिया नहीं करता है, कांच अक्रिय होता है। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं कि अक्रिय होते हैं, यही हम जानते हैं। तो कांच है वो किसी से क्रिया नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जो अम्लीय पदार्थ हैं तो उनको क्या करते हैं कि ज़्यादातर कांच के पदार्थ में ही आप ज़्यादातर अभिक्रियाएँ करवाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते हैं वो कांच के पात्र में ही करते हैं, न कि किसी धातु के पात्र में। तो ये थे कुछ हमारे द्रव्य के गुणधर्म जिनको हमने यहाँ पर अच्छे से जानने के प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रयास पसंद आया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं इससे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।